चलो तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, है ना। डिटरमाइन एल्जेब्राइकली द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस। चलो फाइनली एक एल्जेब्राइकली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है इट इज प्रीटी सिमिलर टू कौन सा क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था ना, इसमें भी हमें 3 इक्वेशंस दी हुई थी हमें, लेकिन इसमें वर्टाइसेस तो निकालने थे ट्राइंगल के, लेकिन ग्राफिकली निकालने थे। ठीक है, तो ग्राफिकली निकालने थे तो हमें ग्राफ बनाने पड़े थे, तो थोड़ा सा ग्राफ का देखना पड़ा था। बट ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एल्जेब्राइकली सॉल्व करना है। तो एटलीस्ट ये है कि चलो ज़्यादा नॉर्मल जो हम जैसे चीज़ें सॉल्व करते हैं ना, या तो सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से, वैसे सॉल्व करना है हमें। चलो ठीक है भाई, तो पहले मैं इन इक्वेशंस को नाम दे देता हूं, फर्स्ट, सेकंड एंड दी थर्ड इक्वेशन। तो आप पहले तो ये समझो कि वर्टाइसेस निकालने हैं ट्राइंगल के, तो होगा क्या, ये 3 इक्वेशंस है तो 3 लाइंस मिलेंगी हमें, एक ऐसी और एक ऐसी, रैंडमली बना लिया। लेट्स से ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है और ये थर्ड इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, तो अब इन इक्वेशंस का जो, या इन लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो वर्टाइसेस होंगे ट्राइंगल के, राइट। लेट्स से पॉइंट ए, बी और पॉइंट सी। अब पॉइंट ए क्या होगा, ये पॉइंट होगा वो जो इक्वेशन 1 और 2 का सॉल्यूशन होगा। हमें पता है इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है ना, वो सेम होता है इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये जो होगा ना, वर्टेक्स ए, वो 1 और 2 का सॉल्यूशन होगा। फिर ये 1 और 3 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो इक्वेशन 1 और 3 का सॉल्यूशन होगा, और पॉइंट सी जो है वो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो तो एक एक करके अब हम सॉल्व करते हैं इन्हें। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट ए के बारे में, यानी इक्वेशन 1 और 2 पकड़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा इसको, हर चीज एकदम लिख लिख के नहीं करेंगे जैसे एग्जाम में लिखना होता है, फास्ट करते हैं इसको। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा यहां पर, क्योंकि वो इजी पड़ेगा, बिकॉज मुझे यहां पर इजीली दिख रहा है कि आई कैन राइट y इन टर्म्स ऑफ x। y को x के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो y राइट में लाऊंगा और 3 को लेफ्ट में लेके जाऊंगा। तो इक्वेशन 1 से मिलेगा मुझे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन से मिल गया। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन से मुझे मिलेगा 2x माइनस 3 टाइम्स ऑफ y। अब y की जगह आ जाएगा 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो कि आ जाएगा 2। ठीक है, अब एक इक्वेशन एक वेरिएबल है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 3x इज माइनस 9x, माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज प्लस 9 इज इक्वल टू, ये आ गया 2। तो 9 माइनस 2 लेफ्ट साइड में आएगा 7, 2x माइनस x होगा 9x होगा माइनस 7x, राइट में जाएगा प्लस 7x बनेगा। 7 से डिवाइड कर दो तो 1 इज इक्वल टू x। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ जाती है। x आ गया, अब y की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, यहां से निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इज 3, 3 माइनस 3 इज 0। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो जो पहला वर्टेक्स है ना हमारा a, वो क्या आ गया, 1,0 आ जाएगा। द फर्स्ट वर्टेक्स a इज 1,0। ठीक है, ये आ गया पहला वर्टेक्स। अब हम लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 3 को, यानी 1 एंड 3 बोले तो पॉइंट बी के लिए सॉल्व करते हैं, लाइन 1 और लाइन 3। अब जरूरी नहीं है इसी ओरिएंटेशन में, एक्चुअली जब आप प्लॉट करोगे तो इसी ओरिएंटेशन में लाइंस आए, जरूरी नहीं है, ये तो मैंने बस दिखाने के लिए बनाया हुआ है रैंडमली। तो इक्वेशन 1 से अगेन मैं y की वैल्यू इसी तरीके से लिख सकता हूं, y को लेफ्ट में, राइट में लाओ और 3 को लेफ्ट में लेके जाओ। सो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, और अब ये वैल्यू मैं क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो x तो एज इट इज आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ y, y की जगह ये चीज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आ जाएगा 8। तो सॉल्व करते हैं इसको, x प्लस 3 इंटू 2 6x, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6 इज इक्वल टू 8, माइनस 6 जाएगा प्लस बनेगा, 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, x प्लस 6x हो जाएगा 7x, 7 से डिवाइड कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 2। x 2 आ गया, y की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू 2 यहां पुट कर दो, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 हो जाएगा 3। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3।
ये आ गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ गया? पॉइंट बी आ गया। क्या है पॉइंट बी? एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि 2,3 आ जाता है। फाइन। चलो अब निकालते हैं पॉइंट सी। ये वाला पॉइंट निकालना है, तो इसको पहले मैं हटा देता हूं सारा। पॉइंट सी निकालते हैं। अब पॉइंट सी के लिए अब देखो 1 2 कंसिडर कर लिया, 1 और 3 कंसिडर कर लिया, अब कंसिडर करेंगे 2 और 3। 2 और 3 देखते हैं। अब 2 और 3 में मैं थर्ड इक्वेशन पकड़ता हूं पहले, और यहां पर x को y के टर्म्स में लिखता हूं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 माइनस 2y, और ये जो वैल्यू है ना x की, वो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ x विच इज 8 माइनस 2y माइनस 3 टाइम्स ऑफ y, y तो एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। सो 2 इंटू 8 16, 2 इंटू माइनस 2y इज माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 लेफ्ट में आएगा, 16 माइनस 2 हो जाएगा 14, माइनस 4y माइनस 3y माइनस 7y बनेगा, जो राइट में जाके प्लस 7y हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है। y की वैल्यू 2 आ गई, तो अब x की वैल्यू कैसे आएगी? यहां पर पुट कर दो y की वैल्यू 2। 2 इंटू 2 इज 4, 8 माइनस 4 इज 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये जो थर्ड वर्टेक्स है, थर्ड वर्टेक्स C, वो क्या आ गया? x, y, यानी कि 4, 2। तो जो भी हमारा ये ट्राइंगल बनेगा, जैसा भी ट्राइंगल बनेगा, इसके 3 जो वर्टाइसेस होंगे, एक वर्टेक्स होगा 1, 0, एक वर्टेक्स होगा 2, 3, और तीसरा वर्टेक्स होगा 4, 2। ये 3 वर्टाइसेस हमें मिल जाएंगे। देख लो यहां पर। ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था 5th, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन। चलो यहां पर है, अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर्स टू हर होम, पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। She takes half an hour, यानी 30 minutes, if she travels 2 kilometers by rickshaw and the remaining distance by bus. On the other hand, if she travels 4 kilometers by rickshaw and the remaining distance by bus, she takes 9 minutes longer. Find the speed of rickshaw and the bus. ठीक है। तो भाई पहले तो इक्वेशन सॉल्विंग करनी है। अब हमें यहाँ पता है टाइम टेकन क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। टाइम टेकन इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय किस स्पीड पे ट्रैवल किया है। तो यहां पर सिंस डिस्टेंस टाइम की बात कर रहा है और स्पीड निकालनी है, तो ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है। टोटल क्या कर रही है अंकिता है, कुछ डिस्टेंस वो रिक्शा से चल रही है और कुछ डिस्टेंस वो बस से चल रही है। ठीक है। तो अगर मुझे टोटल टाइम निकालना होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए, तो टोटल टाइम मेरा कैसे निकलेगा? टाइम निकलेगा पहले रिक्शा वाला टाइम प्लस बस में जितना टाइम लगा। अब रिक्शा में कितना टाइम लगा होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रिक्शा अपॉन स्पीड ऑफ रिक्शा। और बस से कितना टाइम लगा होगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस अपॉन स्पीड ऑफ बस। इस तरीके से निकलेगा टाइम ट्रैवल्ड। राइट। चलो तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अजम्पशन लेना पड़ेगा अबाउट देयर स्पीड्स। रिक्शा की क्या स्पीड है और बस किस स्पीड से ट्रैवल करती है। सो लेट्स से स्पीड ऑफ रिक्शा इज स्मॉल r, स्पीड ऑफ बस इज स्मॉल b। ये बस और रिक्शा की स्पीड हो जाती है। अब आपको देखो क्या बोला है, टोटल डिस्टेंस 14 है, 2 किलोमीटर रिक्शा से करे और बाकी का कितना होगा? 14 माइनस 2, बाकी का 12 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करेगी, तो हाफ एन आवर लगेगा। तो टोटल टाइम टेकन 30 मिनट्स इज टाइम टेकन रिक्शा का। रिक्शा में टाइम कितना लगेगा? रिक्शा से वो कर रही है 2 किलोमीटर ट्रैवल अपॉन स्पीड ऑफ रिक्शा जो कि है r। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि जो स्पीड है वो हम लेंगे किसमें? किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस भी हम किलोमीटर में ले रहे हैं। लेकिन ये जो टाइम है 30 मिनट्स, ये तो मिनट्स में है। तो भाई अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो इस टाइम को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 घंटा लगा। 1 घंटा इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स अपॉन r किलोमीटर्स पर आवर रिक्शा की स्पीड, प्लस बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? 12 किलोमीटर। 14 में से 2 किलोमीटर रिक्शा से हुआ तो बस से होगा 12 किलोमीटर। ठीक है। अपॉन स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस को हमने मान लिया था b।
ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब वो 30/60 जो है ना, इसको मैं सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख देता हूं इजी करने के लिए। विल राइट इट एज 1/2। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरे केस में क्या वो बोल रहा है, ऑन दी अदर हैंड इफ शी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर बाय रिक्शा, अगर 4 किलोमीटर रिक्शा से ट्रेवल करेगी तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस ऑफ रिक्शा अपॉन स्पीड ऑफ रिक्शा, एंड रिमेनिंग बाय बस, तो 14 में से 4 रिक्शा से किया तो बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर, टाइम कितना लगेगा, 10/b, डिस्टेंस बाय बस अपॉन स्पीड ऑफ बस। तो ये जो टोटल टाइम है वो कितना दिया हुआ है, नाउ शी टेक्स 9 मिनट्स लॉन्गर, पहले 30 मिनट लग रहे थे, अब लगेंगे 39 मिनट्स। लेकिन अगेन इस 39 को हमें क्या करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, यहां पर ये 3 से जाएगा 13 टाइम्स, ये 3 से जाएगा 20 टाइम्स, सो 13/20 हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, 13/20, इसको बोलता हूं मैं सेकंड इक्वेशन। फाइन, चलो अब मैं ये पूरा हटा देता हूं, आई नीड स्पेस फॉर सॉल्विंग। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, लेकिन इन दोनों इक्वेशंस में क्या है, r और b जो है ना वो डिनोमिनेटर में है, r एंड b आर इन द डिनोमिनेटर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/r जो है, 1/r को मैं अज्यूम कर लूंगा x और 1/b को अज्यूम कर लेता हूं मैं y। ठीक है, तो इससे अब हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो ये मिलेगी, पहले ये है, ये क्या हो जाएगी, हाफ इज इक्वल टू 2 इंटू 1/r यानी कि 2x प्लस 12 इंटू 1/b यानी कि 12y। ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी क्या मिलेगी, 13/20 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/r यानी कि 4x प्लस 10 इंटू 1/b यानी कि 10y। ये दो इक्वेशंस हो गई हमारी। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, देखो मैं x को एलिमिनेट करूंगा, कैसे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाली इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 2 इंटू 1/2 इज 1 माइनस 13/20, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू 2 इंटू 2x इज 4x माइनस 4x, ये हो गया 0। 2 इंटू 12y हो गया 24y माइनस 10y हो जाएगा। ठीक है, तो 20 इंटू 1 इज 20 माइनस 13, ये हो गया 7/20 इज इक्वल टू 24 माइनस 10 हो गया 14y। 14 से 7 जाएगा 2 टाइम्स, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/40। y की वैल्यू आ गई कितना, 1/40। अब y था क्या, y था 1/b, तो भाई y विच इज 1/b इज 1/40, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई, 40। और ये स्पीड जो है किस में आएगी, किलोमीटर्स पर आवर में आएगी, क्योंकि हमने सब चीज को आवर्स में और किलोमीटर्स में ही कंसिडर किया है। तो स्पीड ऑफ बस जो है वो कितना हो गई, 40 किलोमीटर्स पर आवर हो गई। राइट, अब आते हैं स्पीड ऑफ रिक्शा निकालनी है। तो स्पीड ऑफ रिक्शा निकालने के लिए या तो यहां पर या फिर यहां पर b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 13/20। आप चाहो तो इधर भी कहीं x y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने वहां पर कर दिया। 13/20 इज इक्वल टू 4/r प्लस 10/b। 10/b क्या हो जाएगा, 10/40, b 40 था ना, तो 10/40 हो जाएगा 1/4 ये। ठीक है, 1/4 लेफ्ट में लेके आओ, 13/20 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 4/r। एलसीएम लेंगे इन दोनों का, वो हो जाएगा 20, ये हो गया 13। इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, विच इज इक्वल टू 4/r हो जाएगा। 13 माइनस 5 हो जाएगा 8 और अपॉन 20 तो है ही। ठीक है, 8 जाएगा 4 से 2 टाइम्स, 2 20 को डिवाइड करेगा 10 टाइम्स, तो ये हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड 1/10 इज इक्वल टू 1/r। रेसिप्रोकल कर दो तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10। r क्या था, स्पीड ऑफ रिक्शा, और यूनिट क्या होगी इसकी, अगेन किलोमीटर्स पर आवर होगी। इंपॉर्टेंट है, स्पीड जो भी आएगी वो किस में आएगी, किलोमीटर्स पर आवर में। देयरफॉर स्पीड ऑफ रिक्शा आ रही है
10 किलोमीटर्स पर आवर और स्पीड ऑफ बस कितना आ रही है 40 किलोमीटर्स पर आवर आ रही है। 10 एंड 40 निकालना क्या था, स्पीड ऑफ रिक्शा एंड दी बस। तो आ गई है हमारे पास स्पीड ऑफ रिक्शा एंड दी बस। स्पीड ऑफ रिक्शा इज 10 किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ बस इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, स्ट्रीम्स का क्वेश्चन है। तो देखो ऐसा है कि अभी ये क्वेश्चन तो इजी हैं एंड अगर आपको आगे जाके इफ़ यू वांट टू राइट एग्जाम्स लाइक आईपी मैट या फिर कैट लिखना है या इवन मेरे ख्याल से जेई में भी थोड़ा बहुत इस चीज़ का कंसेप्ट आता ही है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी एक्सटेंसिवली आस्क्ड इन योर एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम्स। टाइम स्पीड डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इवन बैंकिंग एसएससी के भी अगर आपको एग्जाम्स लिखने हैं तो ये वाले क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस ना, स्ट्रीम्स रिलेटेड, टाइम स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड, जो पिछला क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग के, एसएससी के एग्जाम्स में, आईपी मैट में, इनफैक्ट कैट जो इतना डिफिकल्ट एग्जाम है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई मेक श्योर कि आप ये सब क्वेश्चंस ना बहुत अच्छे से समझो। ऐसा नहीं है कि बस रट लिया और सॉल्व कर दिया। ये अगर आप अच्छे से अभी समझोगे तो आपको जब आगे जाके इवन इफ यू राइट एन एग्जाम लाइक आईपी मैट जो 12th के बाद दोगे आप, या फिर कैट जो ग्रेजुएशन के बाद दोगे, तो एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर है तो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। A person rowing at the rate of 5 kilometers per hour in still water takes thrice as much time in going 40 kilometers upstream as in going 40 kilometers downstream. Find the speed of the stream. तो देखो कंसेप्ट क्या है इसका, पहले मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कंसेप्ट समझाने की। अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, नदी क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। तो ये मान लो ये आपकी नदी है, ये ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है। इसकी स्पीड हम मान लेते हैं s किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज s किलोमीटर्स पर आवर। अब एक आदमी है, मान लो आदमी क्या है, एक नाव है। एक नाव है, अगर वो नीचे जाने की कोशिश कर रही है, अगर पानी लेवल में हो, पानी बह नहीं रहा हो और ये नाव अगर इस में ट्रैवल करे, तो बोट है, ये बोट की खुद की स्पीड हम मान लेते हैं b किलोमीटर्स पर आवर। तो खुद b किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, लेकिन अगर वो नीचे जाने की कोशिश करेगी तो उसकी खुद की स्पीड है b किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन स्ट्रीम की स्पीड है s किलोमीटर्स पर आवर, तो वो नीचे और तेजी से जाएगी, राइट। तो उसके नीचे जाने की इफेक्टिवली स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी b प्लस s। क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा ना, आप साइकिल चलाते हो या एक्टिवा वगैरह जो भी गाड़ी चलाते हो, नीचे जाने के लिए गाड़ी का एक्सेलरेशन कम रखोगे तो भी अच्छी खासी तेजी से जा सकते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि स्लोप आपको नीचे ले जा रही है, प्लस आपकी गाड़ी तो खुद कुछ स्पीड पे चली रही है। तो जब हम नीचे जाने की बात करते हैं तो नीचे जाते समय हम स्पीड क्या ले लेते हैं, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, दोनों को ऐड कर लेते हैं। लेकिन यही नाव अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो वो जा रही है b की स्पीड से ऊपर। इस b की वैल्यू मान लो 10 है और स्ट्रीम की स्पीड मान लो 2 है। तो नाव 10 किलोमीटर 1 घंटे में ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पानी उसे नीचे धकेल रहा है। तो आपने देखा होगा चढ़ाई करते समय एक्सेलरेटर बहुत तेजी से दबाना पड़ता है, तब जाके गाड़ी चढ़ पाती है ऊपर। तो कुछ वैसे ही है। तो इफेक्टिवली अब इसके ऊपर जाने की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 10 माइनस 2, यानी कि 8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लगाएंगे। तो जब हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे आने की कोशिश कर रही है या नीचे आना है, तो नीचे आते समय की स्पीड क्या होगी, बोट की और स्ट्रीम की दोनों की ऐड हो जाएगी। स्ट्रीम मतलब कि रिवर है यहां पर, या जो भी पानी की स्पीड है। और ऊपर जाते समय की स्पीड क्या होगी, 10 माइनस 2 कर देंगे, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक स्ट्रीम है, जैसे फिगर मैं यहां बना देता हूं, एक ये स्ट्रीम है। स्ट्रीम की नीचे आने की जो स्पीड है, पानी जो बह रहा है उसकी स्पीड मान लेते हैं हम s किलोमीटर्स पर आवर। अब इसमें एक नाव वाला है, जो भी नाव वाला है या बोट है, इसकी पर्सन रोइंग एट 5 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसकी जो खुद की स्पीड है, इसकी जो खुद की स्पीड है
बोट की स्पीड वो कितना दी हुई है, 5 किलोमीटर पर आवर आपको दी हुई है। स्टिल वाटर में, पानी अगर स्टेबल हो तो ये नाव खुद किस स्पीड से चल सकती है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। ठीक है, रिवर की नहीं पता है लेकिन बोट की तो हमें पता है। अब क्या बोला हुआ है, A person rowing at the rate of 5 in still water takes thrice as much time in going 40 kilometers upstream. ऊपर जाते समय का जो टाइम है, चलो इसको लिखते हैं, टाइम टेकन while going up is thrice मतलब is equal to thrice the time taken in going 40 kilometers downstream. Time taken to go downstream. ऊपर अगर ये नाव ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो जो टाइम लगेगा वो 3 गुना होगा नीचे आने के टाइम में। डिस्टेंस तो वही है 40, तो 3 गुना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ऊपर जाने की स्पीड कम होती है, नीचे आने की स्पीड ज्यादा होती है, राइट। चलो तो बस अब यही एक इक्वेशन है और वेरिएबल सिर्फ एक यही है s, तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। ठीक है, ऊपर जाते समय टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड। अब ये नाव अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो खुद तो जाएगी 5 की स्पीड से, लेकिन s की स्पीड से पानी उसे रोकेगा, तो इफेक्टिवली उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 5 माइनस s हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी उसकी इफेक्टिव ऊपर जाने की स्पीड। तो टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में, 40 अपॉन 5 माइनस s। वही नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस तो वही बात कर रहा है, वो 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आना है, डिवाइडेड बाय, अब स्पीड क्या होगी, अगर इसको भी नीचे आना है और पानी भी इसको हेल्प कर रहा है नीचे आने में, तो इसकी नीचे आने की इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, 5 प्लस s हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये 5 प्लस s हो जाएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो अब आपको बोला हुआ है कि भाई ऊपर आने का जो टाइम है ना, दैट इज 3 टाइम्स नीचे आने का टाइम जो है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, चलो सॉल्व करते हैं। 40 से 40 कैंसिल आउट होगा सबसे पहले, ये बचेगा 1 इंटू 5 प्लस s इज इक्वल टू, ये तो है 3 इंटू 1 3 इंटू 5 माइनस s। सॉल्व करते हैं, एक ही वेरिएबल है, 5 प्लस s इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15 माइनस 3 इंटू s। ठीक है, 15 माइनस 5 हो जाएगा 10, 3 इधर आएगा ऐड हो जाएगा 4s हो गया, तो s की वैल्यू कितना हो गई, 10 अपॉन 4, 10 अपॉन 4 कितना होता है 2.5, और ये किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। सब कुछ हमने किलोमीटर्स में और आवर्स में देखा है, राइट, तो किलोमीटर्स पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ जा रही है, 10 किलोमीटर्स पर आवर आ जा रही है। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस का अलग से एक वीडियो बना के आपको कोशिश करूंगा समझाने की, बिकॉज दीज काइंड ऑफ कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे जाके। आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखो आगे जाके, हम अभी 10th क्लास की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें आगे के हिसाब से भी सोच के चलना है। भले ही आप कॉमर्स सब्जेक्ट चूज करो या कुछ और सब्जेक्ट चूज करो, इट माइट हैपन कि कॉमर्स के बाद आपको कैट लिखना पड़े या फिर बैंक एसएससी के एग्जाम्स लिखने पड़े फॉर सम और दी अदर रीजन, तो आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलो तो देख लो इसको अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।